नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से +1 की फिज़िक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था अपना सदिशों के बारे में। अपने सदिशों का संयोजन पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक था वो था सदिशों का संयोजन, और इसके अंदर मैं आप लोगों को सदिशों के संयोजन के नियम बता रहा था। और नियम के अंदर अपने एक तो बात कर रहे थे त्रिभुज के नियम की, त्रिभुज का नियम, और दूसरा अपने इसके अंदर जो बात कर रहे थे वो था समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। अपने बहुभुज के नियम की भी बात करेंगे। देखो, इसके अंदर मैं आपको त्रिभुज के नियम के बारे में बता चुका था। त्रिभुज के नियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा के अंदर त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा जो है वो विपरीत दिशा के अंदर परिणामी सदिश के बारे में अपने को बताएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट अपने पढ़ रहे थे वो अपना था समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम के अंदर मैं आपको बता रहा था कि यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं द्वारा भुजाओं लिखा है, आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त करें तो इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, और इसकी जो लंबाई है वो किसकी इक्वल होती है? इसकी लंबाई जो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आएगा उसके परिमाण के बराबर आती है। यानी दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के द्वारा व्यक्त करें। ये अपने को कुछ ये बोल रहा है कि जैसे आप लोग जानते हो समांतर चतुर्भुज के अंदर आप लोग इस प्रकार से खींचते हो तो आपके पास में दो सदिश है, एक पी वेक्टर मान सकते हो और एक क्यू वेक्टर मान सकते हो। ये दोनों सदिश जो है एक ही बिंदु से होकर के निकल रहे हैं, तो ये कौन सी भुजाएं हैं? ये समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं। यदि इन आसन भुजाओं को यानी दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के द्वारा अपने क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ दो सदिश है, एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है। दोनों सदिशों को अपने क्या कर रहे हैं? समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण, ये इन दोनों का क्या है? कटान बिंदु है। इससे जो विकर्ण गुजरेगा वो परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। यानी अपने क्या करें, जैसे समांतर चतुर्भुज एक बार के लिए यदि अपने बना लें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ समांतर चतुर्भुज बनेगा, और ये जो आएगा ये क्या आएगा? आर वेक्टर आएगा, और ये क्या होगा? क्यू वेक्टर होगा। ये क्यू वेक्टर क्यों होगा? मैंने आपको बताया था कि सदिश को आप लोग क्या कर सकते हो? समांतर रखते हुए बिना परिमाण को बदले हुए उसको विस्थापित कर सकते हो। मतलब ना तो आप लोग दिशा बदलो और ना ही आप लोग क्या करो? परिमाण बदलो। बिना दिशा और परिमाण बदले आप लोग किसी सदिश को क्या कर सकते हो? समांतर विस्थापित कर सकते हो। तो क्यू वेक्टर को आप लोग यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हो? विस्थापित कर सकते हो। अगर इतना हटा दें तो पीछे आपके पास में जो बचता है वो त्रिभुज का नियम बचता है, और अगर कंप्लीट लें तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो ये जो आर वेक्टर है ये किसकी इक्वल है? आर वेक्टर जो है वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर है। ठीक है, इसका परिमाण अपने आगे गणितीय विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अगर साधारण विधि से ज्ञात करना होता तो अपने पी वेक्टर जितनी लंबाई का है, जितने परिमाण का है खींच देते, क्यू वेक्टर जितनी लंबाई जितने परिमाण का उतना खींच देते, और आर वेक्टर जो है इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते। उससे अपने को क्या मिल जाता? परिणामी सदिश का परिमाण मिल जाता। तो ये अपने पास में किसका नियम है? समांतर चतुर्भुज का नियम है। इसी प्रकार त्रिभुज का नियम है अपने पास में। ये त्रिभुज के नियम के अंदर अपने को क्या करना होता है? दो
क्रमांकित भुजाओं के द्वारा त्रिभुज की दो क्रमांकित भुजाओं द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाता है। और तीसरी जो भुजा होती है वो विपरीत दिशा में क्या करती है, इनके परिणामी को व्यक्त करती है। वहाँ भी आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, वहाँ भी आर वेक्टर जो है वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के इक्वल होता है। और वहाँ भी अपने ये बोल सकते हैं कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जितनी लंबाई के हैं, जितने परिमाण के हैं, उतना परिमाण अगर इनका ले तो आर वेक्टर की जो लंबाई आएगी उसे नाप करके आप लोग क्या कर सकते हो, परिणामी सदिश का परिमाण जो है वो ज्ञात कर सकते हो। अब अपने लास्ट जो तीसरा बचता है वो बचता है बहुभुज का नियम। देखिए लास्ट जो आपके पास में बचता है वो बचता है बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम तीसरा है बहुभुज का नियम। देखो बहुभुज का नियम अपने को क्या बता रहा है, बहुभुज का नियम बता रहा है कि यदि दो सदिशों को बहुभुज की खुली भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए, जैसे आपके पास में यहाँ एक बहुभुज है, ठीक है, दो सदिशों को क्या कर रहे हैं, बहुभुज की खुले बहुभुज की भुजाओं से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, इनको अपने क्या कर दिया, एक खुले बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। तो अब जो भुजा बहुभुज को बंद करेगी, जैसे ये भुजा क्या कर रही है, इस बहुभुज को बंद कर रही है, तो ये क्या होगी, इन दोनों का परिणामी सदिश होगी। जैसे परिणामी को अगर मैं एस वेक्टर से यहाँ लिख देता हूँ तो परिणामी जो है वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है, जैसे अपने त्रिभुज का नियम लगाया था। अब देखो अगर यहाँ एक भुजा और होती, थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूँ, जैसे इस प्रकार से यहाँ क्या होती, एक भुजा और होती, तो ये जो भुजा है ये क्या करती, इसके परिणामी सदिश को व्यक्त करती, ठीक है। जैसे यहाँ एक और आ जाता, अपने इतना ले लिया तो यहाँ टी वेक्टर अगर आ जाता तो ये जो आता अपने पास में, जैसे इसे कोई नाम लिखूँ, यदि मैं आर वेक्टर लिख दूँ तो ये किसके बराबर आता, ये एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर के बराबर आ जाता, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ और होती आगे भुजा बढ़ाने को तो आप लोग क्या कर देते, इसे आगे बढ़ा देते, फिर आप ये जो है इसमें इस भुजा को जोड़ देते, यहाँ पर आपका क्या प्राप्त हो जाता, परिणामी मान प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ आप लोग क्या कर सकते हो, बहुभुज का नियम जो है वो लागू कर सकते हो। बहुभुज के रूप में आपके पास में त्रिभुज भी हो सकता है, तो त्रिभुज के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो कि बहुभुज का नियम जो है वो क्या होता है। बहुभुज का नियम बताता है कि यदि दो सदिशों को खुले बहुभुज की, यदि दो सदिशों को खुले बहुभुज की, जैसे ये क्या है, खुला बहुभुज है, इसकी दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, तो अब जो भुजा इस बहुभुज को बंद करेगी, जैसे ये भुजा इसे बंद कर रही है, तो ये बंद करने वाली भुजा इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगी। जैसे परिणामी अगर आर से लिख दो तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है, अगर किसी और से लिखते तो उसके इक्वल आ जाता है। जैसे पीछे वाले डायग्राम मैंने एस वेक्टर लिखा था, तो एस वेक्टर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इन तीनों नियमों को काम में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने नया टॉपिक आता है, वो है गणितीय विधि के द्वारा परिणामी सदिश के परिमाण को ज्ञात करना, ठीक है। अब अपने ये पीछे जो पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट विधि थी ग्राफीय विधि, अब अपने सेकंड आ जाती है इसके अंदर, और सेकंड आपके पास में जो है वो है गणितीय विधि। तो अपना इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। देखो परिमाण बोल रहे हैं, परिणाम नहीं है, परिमाण है, ठीक है। परिमाण का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई जो है उसका मान ज्ञात करना। तो अपने क्या कर रहे हैं, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। देखो इसके साथ साथ आप लोग दिशा भी ज्ञात कर सकते हो कि जो परिणामी सदिश है उसकी दिशा किस ओर आएगी, यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड अपने जब ज्ञात करेंगे तो अपने दिशा ज्ञात कर लेंगे। और ये जो अपना टॉपिक है ये गणितीय विवेचना कर रहा है, जो पीछे अपने पढ़ा था। पीछे अपने किसकी सहायता से कर रहे थे, ग्राफ की सहायता से। आपने पी वेक्टर खींचा, जितनी लंबाई का है उतना खींचा, क्यू वेक्टर जितनी लंबाई का है उतना खींचा, जिस कोण के साथ है बिना दिशा को बदले अपने खींचा, और आर वेक्टर अपने ले लिया, उसकी लंबाई को ज्ञात कर लिया, जिससे परिणामी सदिश भी ज्ञात हो गया और उसका परिमाण भी ज्ञात हो गया। पर ग्राफीय विधि अपने हर एक जगह लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपने क्या करते हैं, सीधा सीधा गणितीय विधि के द्वारा इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आपके रहता है। आपका जब भी एग्जाम होता है तो बहुत ज़्यादा बार ये कम से कम 3 नंबर का आपके
एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दो सदिशों के परिमाण को ज्ञात करने का ये जो फॉर्मूला अपने व्युत्पन्न करने वाले हैं, ये फॉर्मूला एक तो आपको हमेशा याद रखना है, दूसरा एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मान लो आपके पास में दो सदिश है। देखो, आप सदिश कुछ भी मान सकते हो। जैसे यहाँ मैं अगर पी वेक्टर मान लेता हूँ, आप ए वेक्टर मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है, आप इसे कुछ भी लिख सकते हो। पर मैं सामान्य लिख रहा हूँ क्योंकि जब भी अपने इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो अपने r इक्वल √p² + q² + 2pq cos थीटा लिखते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे p लेकर के आप लोगों को समझा रहा हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है आप p लो, आपकी मर्जी है, आप a भी यहाँ रख सकते हो। और एक सदिश मान लिया आपके पास में क्या है, इस प्रकार से q वेक्टर है। तो आपके पास में दो सदिश है, एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है। ठीक है, और p वेक्टर जो है वो कौन सी दिशा में, o a दिशा के अंदर आपके पास में, जो q वेक्टर है वो o b दिशा के अंदर आपके पास में है। तो आपके पास में दो सदिश, एक p वेक्टर, एक q वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों भुजाओं के द्वारा आपने क्या कर रखा है, इसे व्यक्त कर रहा है। अब देखो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ अपने समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो लागू करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका होगा, ये जो आपका ओ बी वेक्टर आप लोगों को सामने दिख रहा है, इस ओ बी वेक्टर को आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्थानांतरित करना होगा। यानी ये ओ बी वेक्टर जो है इसे उठा करके आपको समांतर रखते हुए इस पोजीशन पर ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम है इसे यहाँ से उठा करके इस प्रकार से, और q वेक्टर को इस जगह ले आना। इसे अगर आप लोग मानो तो c मान सकते हो आप इसे। ठीक है, और ये इसके सामने वाली भुजा होगी। तो ये आपके पास में क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास में, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज के अंदर ये जो सदिश आएगा ये क्या करेगा, इस परिणामी को व्यक्त करेगा। यहाँ मान लेते हैं कि इसका परिणामी जो है ये इसका क्या है, परिणामी सदिश है। परिणामी को आपकी मर्जी किससे लिखना चाहो, सामान्यतः अपने r से लिखते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं उसे परिणामी, इसलिए इसे r से लिख दिया। अब ये जो कोण है, आपको यहाँ दो कोणों की जरूरत पड़ेगी, देखना ध्यान से। आप चाहो तो इसे थीटा मान सकते हो इस कोण को, और आप चाहो तो इसे थीटा मान सकते हो। समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे इसे मैंने मान लिया है थीटा, यानी थीटा किसके बीच का कोण है, P और Q के बीच का कोण है। तो अब मैं इस कोण को क्या कर लेता हूँ, इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा। और अगर आप इसे अल्फा मानते तो इसे आपको क्या करना पड़ता, थीटा मानना पड़ता। मतलब ये हुआ, आपको डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है कि आपने थीटा किसे माना है, आपने अल्फा किसे माना है। क्योंकि आप लोगों का जो फॉर्मूला है, जब फॉर्मूला आ जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको, क्योंकि बार बार तो अपने इसका डेरिवेशन करके देखेंगे नहीं, जब भी आप लोग इसे अप्लाई करोगे तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर थीटा या अल्फा जो है वो किसके मध्य का कोण है। अभी मैं P और Q के मध्य का कोण ले रहा हूँ थीटा। ठीक है, और परिणामी सदिश जो है r वेक्टर वो क्या कर रहा है, P वेक्टर के साथ में अल्फा कोण बना रहा है। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, इसे मैं नीचे की ओर बढ़ा देता हूँ, इसे आगे तक खींचना, इसे मैं नीचे की ओर अगर बढ़ा दूँ और इसे आगे की ओर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसे मैं लिख देता हूँ D से। ठीक है, अब देखो ये कोण कितना होगा, ये कोण, इन दोनों को देख करके क्या आप बता सकते हो ये कोण कितना होगा। देखो सामने आपके डायग्राम बना हुआ है, आपको बताना है कि ये कोण कितना होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कोण किनके मध्य कोण है, ये P वेक्टर और Q वेक्टर के मध्य का कोण है। ये आपका P वेक्टर है और ये आपका Q वेक्टर है। तो अल्फा और थीटा में से यहाँ कौन सा होगा, यहाँ जो है वो P और Q के मध्य जो कोण आपने लिया है वो होगा। आपने कितना कोण लिया है, वो थीटा लिया है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। देखना फिर से, आपको P वेक्टर और Q वेक्टर के मध्य का कोण लेना है। तो ये आपकी जो लाइन है ये P वेक्टर को दर्शा रही है, ये Q वेक्टर को दर्शा रही है, तो ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, आपको 2-3 बार मैंने बता दिया कि आप लोग किसी सदिश को समांतर रखते हुए बिना दिशा बदले कहीं भी विस्थापित कर सकते हो। आपने दिशा अगर नहीं बदली है तो कोण जितना बन रहा है उतना का उतना कोण बनेगा। जैसे P और Q के मध्य थीटा था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, जो बातें मैंने आपको बताई है ज़रूर ध्यान रखना। इन दोनों के मध्य कोण कौन सा, जो आपने यहाँ लिया है, यहाँ जो आप कोण लो, जैसे आपने थीटा लिया है तो इसे अब हमेशा याद रखना कि आपका जो फॉर्मूला आया था उसके अंदर आपने P और Q के मध्य का कोण जो वो थीटा लिया है, और परिणामी जो है वो कितना ले रखा है, आपने अल्फा ले रखा है। अब देखो आगे, अपने ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, जो त्रिभुज आपको CDA या ADC आपको दिखाई दे रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है।
किस प्रकार का त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर आप लोग 10वीं क्लास के अंदर बहुत सारी बातें जो है वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ करके आए हो। आपको पता है, जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपको ये आपके पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक बार के लिए सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ए बी सी है, ये कोण 90 डिग्री होता है और इसे आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे ये थीटा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है कि ये जो भुजा होती है ये आपका क्या होती है, आधार होती है, ये क्या होती है, लंब होती है, और ये जो है ये क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। आपके पास में आप लोगों ने हमेशा से याद रखा है फॉर्मूला लाल बटा कक्का का, और इसकी सहायता से आप लोग क्या करते हो, साइन, कोस और टेन के मान ज्ञात करते हो। जैसे आपको बोल दिया जाए कि साइन थीटा बताइए, तो आप लोग यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से आप लिखते हो एल बटा के, यानी आप लोग लिखते हो लंब बटे कर्ण, ठीक है। और अगर आपको बोल दिया जाए कोस थीटा का मान लिखिए, तो आप लोग यहाँ से क्या करते हो, आप लोग लिखते हो ए बटा के, यानी आप लोग क्या लिखते हो, आधार बटा कर्ण। ऐसा आप लोग लिखते हो, ठीक है। आज तक आप यही लिखते हो, परंतु अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लाल बटा कक्का लगाओ और हर बार देखो कि यहाँ क्या बनने वाला है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जाम में फिर आपका एक ही टॉपिक सोल्व होगा और वो होगा ये लाल बटा कक्का। आई बात सुन में, क्योंकि आपको बहुत बार घटक बनाने पड़ेंगे, इसलिए आप लोग सीधा याद रखो कि आपके पास में लंब का सूत्र जो है, जो लंब होता है वो किसके बराबर होता है, आपका लंब जो है वो बराबर होता है कर्ण साइन थीटा के। किसके? कर्ण साइन थीटा के। और जो आधार होता है, आधार किसके बराबर होता है, आधार होता है कर्ण कोस थीटा की। आई बात समझ में? हालांकि आप चाहो तो इसे लगा सकते हो, पर इससे आप लोग हर एक बेसिक बात को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कुछ एक बातें सीधी याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से अगर आप लोग लंब देखो तो किसके इक्वल आएगा, कर्ण साइन थीटा के आएगा। और यहाँ से आप लोग आधार देखो तो आपको पता है कि ये किसके बराबर आएगा, कर्ण कोस थीटा के बराबर आएगा। यानी बात तो यही है जो यहाँ लिखी हुई है। पर अब आप लोग क्या करो, अब आप लोग इसे सीधा याद रखो कि जब भी आधार की बात की जाएगी तो आपको कोस थीटा वाला लेना है, जब भी लंब की बात की जाएगी आपको साइन थीटा वाला लेना है, ठीक है। कर्ण दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों में आएगा कर्ण। तो आपको क्या करना है, जब भी कोस थीटा की बात की जाए तो आपको आधार वाला घटक लेना है, यानी आपको बोले आधार वाला घटक समझ लेना, कोस थीटा वाला आपको लेना है। अगर लंब वाले घटक की बात करें तो साइन थीटा आपको लेना है, और कर्ण से आपको क्या करना है, हर बार मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कहीं पर कंफ्यूज हो तब आप क्या कर सकते हो, ये लाल बटा कक्का लगा करके इसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना कि हर बार आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, सीधा याद रखो बस अभी से। अब अपने आगे बढ़ते हैं और आपको सामने एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है इस जगह, और मैंने अभी आपको बताया कि ये इसका क्या होगा, ये आधार होगा और 90 डिग्री यहाँ है तो ये इसका क्या होगा, लंब होगा, और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ देखो क्यू वेक्टर के आप लोगों को अब बनानी है घटक, ये क्या है, आधार। तो मैंने आपको बताया है अभी अभी कि आधार की जब भी बात की जाए तो आपको समझना है वहाँ पर कौन सा घटक आएगा, कोस थीटा का घटक आएगा, और ये आपका क्या है, लंब है। जब भी लंब की बात की जाएगी आपको समझना है आपको किसकी बात करनी है, साइन थीटा के घटक की बात करनी है। तो यहाँ आपने कोस थीटा लिया और इस जगह आपने क्या किया, साइन थीटा लिया। अब देखो आपको सामने एक फिर से समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और वो समकोण त्रिभुज है ODC। आपके पास में क्या है, ODC। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ लिखूँ OD और C, ये क्या है, आपके पास में फिर से एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज आपके पास में है। इसके अंदर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। ये देखो आप यहाँ क्या कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो आपको पता है OC की जब भी आप लोग स्क्वायर करोगे, OC की आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो OD की स्क्वायर के प्लस वो DC की स्क्वायर के बराबर आएगा। यही बात समझ में? आप लोग अगर OC की स्क्वायर लिखो तो OD यानी OA प्लस AD की होल स्क्वायर के बराबर, और DC की स्क्वायर के क्या आएगा, बराबर आएगा। देखना यहाँ क्या किया है, यहाँ मैंने लिखा है OD की जगह OA प्लस AD। क्या लिखा है, इस OD की जगह लिखा है OA प्लस AD। ये देखो ये आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भुजा है वो क्या है, OD। ये दो पार्टों में लिख सकते हो, OA और AD। यही मैंने किया है OA प्लस AD, ऐसा मैंने इसे लिखा है। अब देखो आपको क्या करना है, इस होल स्क्वायर को आप लोगों को खोल देना है। तो ये बनेगा OC की स्क्वायर बराबर, ये बना है OA की स्क्वायर प्लस AD की स्क्वायर प्लस 2
ओ ए डी और साथ में डी सी की स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आप लोगों के पास में बनी है। अब आपके पास में समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, सभी भुजाएं आपके पास में, वो सभी मान आप लोगों को क्या कर देना है, इसके अंदर रख देना है। देखो परिमाण अपने ज्ञात कर रहे हैं तो आपको पी वेक्टर वगैरह कुछ नहीं लेना है, क्योंकि अपने क्या ज्ञात कर रहे हैं, अपने परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको इन सब की लंबाइयाँ उठा करके यहाँ पर रख देनी है। तो ओ सी, ये क्या है, ओ सी यानी ये कर्ण है। ठीक है, इसके परिमाण की बात करें तो वो कितना है, आर है। तो आप यहाँ रखोगे और क्या लिखोगे, आर की स्क्वायर। अब देखो सीधा लिख सकते हो आप लोग आर स्क्वायर। ओ सी की जगह क्या लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और अब देखो ओ ए यहाँ क्या है, पी, तो यहाँ क्या आएगा, पी की स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब देखो ए डी, ये क्या है, ए डी, यहाँ क्या है, क्यू कोस थीटा, क्यू कोस थीटा और इसकी होल स्क्वायर। ए डी की जगह क्यू कोस थीटा। आगे देखो 2OA, आपने लिखा 2OA कहाँ है, ये देखो OA ये है, तो साथ में P आएगा। और AD, ये क्या है, AD, और यहाँ क्या है, क्यू कोस थीटा, क्यू कोस थीटा। प्लस देखो क्या आएगा, प्लस आपके पास में आएगा DC, ये DC, और इसकी क्या आनी है, होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा क्यू साइन थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू साइन थीटा क्या है कि आपने होल स्क्वायर किया। देखिए फिर से आपको सारी बातें बताता हूँ। आपके पास में पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है। ओ ए भुजा पी वेक्टर को और ओ बी भुजा किसको व्यक्त कर रही है, क्यू वेक्टर को व्यक्त कर रही है। इन दोनों के मध्य कोण थीटा, और जो परिणामी बना रहा है वो कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इस भुजा को यहाँ पर स्थानांतरित कर रहे हो, तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही रहना है, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। अब देखो ये क्यू है, घटक बनाया आपने क्यू कोस थीटा, और ये किस में आएगा, साइन थीटा में, तो ये क्यू साइन थीटा है और ये क्या है, क्यू कोस थीटा है। ठीक है, अब आपने इस समकोण त्रिभुज को लिया और इसके अंदर क्या कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। ये क्या है, ओ सी इसका कर्ण है, ये ओ सी इसका कर्ण है। ओ डी, ये ओ डी इसका आधार है, और डी सी ये क्या है, इसका लंब है। अब आपने क्या कर दिया, इसे खोल दिया। खोलने से पहले आपने OD का मान रख दिया। ये कंप्लीट OD दो पार्ट्स में बड़ी है, OA प्लस AD, OA प्लस AD होल स्क्वायर को आपने खोला, तो ये OA की स्क्वायर AD की स्क्वायर प्लस 2OAAD आपने लिख दिया, प्लस आपने क्या किया, DC की होल स्क्वायर रख दी। अब देखो आपने क्या किया, अब आपने इन सब के मान इस डायग्राम से उठा करके रख दिए। ठीक है, क्योंकि परिमाण ज्ञात करें तो सबका परिमाण रखना पड़ेगा। ये ओ सी है, ये ओ सी, इसका आर यहाँ पर रख दिया आपने, तो ये बन गया आर स्क्वायर। आपके पास में ओ ए, देखो ये ओ पी, तो यहाँ क्या आएगा, पी स्क्वायर। फिर देखो ए डी, ये ए डी यहाँ क्या बना, क्यू कोस थीटा, और बार क्या लगी हुई है, होल स्क्वायर लगी हुई है। फिर आप देखो 2, तो 2 अपनी जगह है। ओ ए फिर से कितना, पी, तो ये देखो मैंने पी लिखा है। फिर ए डी, ये ए डी क्यू कोस थीटा है, तो यहाँ क्या रख दिया, क्यू कोस थीटा रख दिया। फिर देखो लास्ट में डी सी, ये क्या है, क्यू साइन थीटा, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, क्यू साइन थीटा, और इसकी होल स्क्वायर लिख दी। ठीक है, ये मानो लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। बस अब इसे सोल्व करना है, तो ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ये बना क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसे मैं पहले लिख दूँ अगर, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा। आपने लिखा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, देखो क्यू स्क्वायर तो कॉमन है, अगर मैं इसे लिख दूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2PQ कोस थीटा। देखो एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ कि 10वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, 9वीं 10वीं क्लास के अंदर, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं, त्रिभुज के पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज के पढ़े हैं, या फिर छोटे मोटे आपने और भी फॉर्मूले पढ़े हैं, तो ज्यामिति से संबंधित आपने जो बातें पढ़ी है वो सब आपके फिर से काम में आने वाली है। ठीक है, वो सारी बेसिक बातें, जैसे ये सर्वसमीका आप लोगों ने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो ये अब आपको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो बेसिक बातें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब अपने क्या लिखा है, इसे आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या बना, क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। आप इसे लिख सकते हो आर बराबर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा इसकी पावर 1/2, या अंडरूट भी आप लोग लिख सकते हो। इतना तो आपको पता ही है, बेसिक बात है ये तो, कि आप इसे अंडरूट भी लिख सकते थे इस प्रकार से। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। आप चाहो तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हो बिना इसके अंडरूट के। अगर बिना अंडरूट के आप लोग लिखते हो तो बाहर क्या कर देते हो, पावर 1/2 कर दोगे, और अगर अंडरूट के साथ लिखते हो तो आप अंडरूट लगा करके इसे लिख सकते हो। तो आपका जो फॉर्मूला सामने आया, मैं सिर्फ उसी को रख रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, बस ये आपको बताने के लिए लिखा था। तो ये आपका अब क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, और इसकी पावर 1/2। 1/2 पावर का मतलब यहाँ पर क्या है, अंडरूट है। इस कंप्लीट के क्या लगेगा, अंडरूट लगेगा, क्योंकि यहाँ से अपने क्या किया, स्क्वायर हटाई है, दोनों पक्षों का वर्गमूल किया है, ठीक है। तो ये अपना परिणामी जो है उसका रिजल्ट आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बेसिक फिजिक्स है आपकी, तो इसे जब तक फिजिक्स पढ़ोगे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि दो सदिशों का परिणामी सदिश याद करने का, परिमाण ज्ञात करने का सूत्र तो ये होता है R = p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। दूसरा ये देखो यहाँ थीटा किन के मध्य का कोण है, P और Q के मध्य का कोण है। देखो ये थीटा किसके मध्य का कोण है, ये थीटा P और Q के मध्य का कोण है, ठीक है। अगर आप लोग वहाँ अल्फा लेते, अगर आप इन दोनों के मध्य क्या करते, अल्फा लेते, तो यहाँ कोस अल्फा था, समझ में आई बात। यानी यहाँ आप अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा जो भी आप लोग यहाँ लिखोगे वो इन दोनों के गुणनफल के साथ में आएगा, क्योंकि ये जो कोण है ये इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना है, परिणामी जो फॉर्मूला है वो क्या है, R = p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, और इसकी पावर 1/2, ठीक है। दूसरा देखो, अगर आपको बोला जाए दिशा का, कि जो परिणामी सदिश है उसकी दिशा आप लोग बताइए। जैसे या तो आपने क्या किया है, परिमाण ज्ञात किया है, और दूसरा अगर आप लोगों को कोई बोल देता कि परिणामी सदिश की दिशा भी बताइए, परिणामी सदिश की दिशा भी बताइए, तो इसका मतलब होता कि परिणामी सदिश जो है वो p वेक्टर के साथ में कितना कोण बनाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ कितना कोण बनाता हुआ जा रहा है परिणामी सदिश अल्फा कोण बनाता हुआ जा रहा है, किसके साथ में, p वेक्टर के साथ में। देखो कटान बिंदु से तो होकर गुजरेगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब कितने कोण से जा रहा है अगर आपको कोई बता दे तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी दिशा कैसे। जैसे ये देखो, ये मान लिया आपका p वेक्टर है, आपको किसी ने बोल दिया कि इसके कटान बिंदु से होकर के जाएगा परिणामी, ठीक है। अब दिशा ज्ञात करने के लिए बचा क्या है कि कितना कोण बना करके जाएगा। जैसे 45 डिग्री का आपको बोल दे तो सीधी सी बात है वो इधर ही तो जाएगा। अगर 90 डिग्री का बोल दे आपको पता है उसकी दिशा क्या आएगी, ये आएगी। यानी आपको बस क्या ज्ञात करना है, ये अल्फा ज्ञात करना है कि इन दोनों के मध्य कोण अल्फा का मान कितना है, ठीक है। देखो आगे अपने दिशा ज्ञात करनी है तो इस त्रिभुज को फिर से लेंगे, जिस त्रिभुज को पहले अपने लिया था उस त्रिभुज को क्या करेंगे, फिर से लेंगे, और आप लोग किसका मान ज्ञात करोगे, यहाँ से आप लोग मान ज्ञात करोगे tan अल्फा का। किसका मान ज्ञात करोगे, tan अल्फा का मान ज्ञात करोगे, ठीक है। यहाँ से अगर tan अल्फा का मान ज्ञात किया जाए तो देखो आपको पता है tan का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है साइन और कोस के, यानी tan अल्फा किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है साइन अल्फा और कोस अल्फा के बराबर होगा। दूसरा यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये tan अल्फा जो है, tan का मतलब क्या हो गया, tan का मतलब हो गया लंब के अंदर किसका भाग देना है, आपको आधार का भाग देना है। तो लंब इसका क्या है, q sin थीटा है, q sin थीटा है। और आधार कितना है इसका आधार ये कंप्लीट भुजा है, और कंप्लीट भुजा कितनी है, p + q cos थीटा है, ठीक है। तो आपने लिखा q sin थीटा बटा p + q cos थीटा। देखो tan का जो सूत्र होता है, tan का सूत्र आपका जो लंब है उसके अंदर आधार का भाग देना है, ठीक है। क्योंकि लंब अपने जब भी बात कर रहे थे साइन के साथ में था, और आधार की जब बात कर रहे थे तो वो कोस के साथ में था, और दोनों को अगर भाग दिया जाए तो tan आने वाला है, यानी लंब और आधार का अगर भाग दिया जाए तो जो दो सूत्र मैंने आपको बताए थे, यहाँ दोनों का अगर आप लोग भाग लगा दोगे आपके पास में यही फॉर्मूला बनना था, ठीक है। तो tan अल्फा किसके बराबर है, q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा के, यानी अल्फा किसके बराबर है, tan इनवर्स q sin थीटा बटे p + q
कोस थीटा के बराबर है। ये आपके पास में किसका सूत्र है? ये आपके पास में अल्फा का सूत्र है। ठीक है, तो अब आपको दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी आपको याद रखना है, एक तो आर का और दूसरा अल्फा का। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का एग्जाम में आपके आ सकता है, और एग्जाम में ना भी आए तब भी ये बेसिक फॉर्मूले हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि परिणामी सदिश आर का फॉर्मूला p² +